व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हाल ही में ही मैंने अभिषेक बच्चन की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी द बिग बुल देखा, जो कि डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। ये मूवी स्टॉक मार्केट की बेताज बादशाह कहे जाने वाले या इंडिया के सबसे बड़े स्कैमस्टर कहे जाने वाले व्यक्ति हर्षद मेहता के जीवन के ऊपर आधारित है, जिनका कैरेक्टर का नाम मूवी में हेमंत शाह रखा गया है। मूवी अभी नई है तो रेटिंग्स की बात मैं अभी नहीं करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी शुरू होती है सन 1987 में, जहां इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ जागता है। देश में जमींदारी सिस्टम को सुला दिया गया था और प्राइवेट बैंक से प्राइवेट हटा के उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया था। मीडिया के साथ साथ न्यूज़पेपर्स भी ये कहने लगे थे कि इंडिया बैंकरप्ट होने की कगार पर है और फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म होने को आए थे, जिस वजह से सरकार को छुप के आरबीआई का सोना बेचना पड़ता है। अब जब धीरे धीरे इकोनॉमी खुलने लगता है, तब गुजरात की एक छोटी सी शहर में क्लर्क का जॉब कर रहा हेमंत को अपनी लाइफ की सबसे पहली टिप मिलती है, जो कि उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक दिन उसके ऑफिस में एक आदमी आके उसे बोलता है कि उसे एक लॉटरी लगा है स्टॉक मार्केट का। कुछ दिन पहले उसे एक ब्रोकर से एक बहुत बड़ी टिप मिली थी कि बॉम्बे टेक्सटाइल्स नाम की एक कंपनी आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छी फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने वाली है, जिससे उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो आदमी उस कंपनी का 20,000 शेयर्स खरीदा है, जिससे उसे 5,20,000 का फायदा होने वाला है। ये सुन के हेमंत की होश उड़ जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में भी इतना पैसा नहीं कमाया था। हेमंत एक छोटे से मोहल्ले में अपने माँ और भाई बीरेन के साथ रहता था। हेमंत उसी मोहल्ले में रहने वाली प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार भी करता था। एक दिन बीरेन को कुछ आदमी आके मारने लगते हैं, क्योंकि बीरेन उनसे 1.5 लाख रुपया उधार लेके स्टॉक मार्केट में डुबा दिया था। तब हेमंत आके उन्हें रोकता है और बोलता है कि वो उनका पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ चुकाएगा। इसके बाद वो अपने माँ के जेवर गिरवी रख के और कुछ पैसा उधार लेके बॉम्बे टेक्सटाइल्स का 5,000 शेयर्स खरीद लेता है। 2-3 दिनों में उस ब्रोकर की कही हुई बातें सच होती है और शेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगती है, जिससे हेमंत को अपना सारा पैसा प्रॉफिट के साथ वापस मिलता है और उसे तेजी से पैसा कमाने का एक रास्ता दिख जाता है। इसके बाद हेमंत अपने भाई बीरेन के साथ मिलकर अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के लिए काम करने लगता है। वो डिफरेंट कंपनीज के प्रॉफिट और लॉसेस के टिप्स को ब्रोकर को देता था, जिसके बदले उन्हें कमीशन मिलता था। ऐसे ही धीरे धीरे हेमंत अपने पास 10 लाख रुपया जमा करता है और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर बनने के लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है। अब क्योंकि हेमंत खुद एक ब्रोकर बन चुका था, इसलिए वो अपने भाई के साथ मिलकर अपना एक ऑफिस खोलता है। एक दिन वो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग के हेड वेंकटेश्वर से मिलने जाता है, जहां वेंकटेश्वर उन्हें बताता है कि बैंक में अब एक नया नियम निकला है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। बैंक्स अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए दूसरे बैंक से कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेती है, जिसके बदले वो लेंडर बैंक को, मतलब जो बैंक उन्हें लोन देता है, उन्हें एक बैंक रिसिप्ट यानी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है। 2 हफ्ते के बाद जब बोरर बैंक उनका पैसा लौटाता है, तब लेंडर बैंक वो बैंक रिसिप्ट यानी बीआर को बोरर बैंक को लौटा देता है। वेंकटेश्वर बताता है कि अब सरकार चाहते हैं कि बैंक के बीच में सब ट्रांजैक्शन अब एक ब्रोकर के थ्रू ही होगा। मतलब जो बैंक लोन देगा वो एक चेक ब्रोकर के नाम पे इशू करेगा, जिसको ब्रोकर को जाके बोरर बैंक को देना होगा। 2 हफ्ते के बाद जब बोरर बैंक अपना पैसा लौटाएगा, तब वे ब्रोकर के अकाउंट में ही पैसा भेजेगा और ब्रोकर अपने अकाउंट से लेंडर बैंक में जमा करेगा, जिसके बदले उसे कमीशन मिलेगा। अब ये सुन के हेमंत के दिमाग में एक बहुत ही शार्प आइडिया आता है। दोस्तों, बैंक के बीच में ये सब ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट और रिकॉन्सिलिएशन में थोड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से हेमंत के पास बैंक का पैसा कुछ समय के लिए मौजूद रहता है। अब हेमंत इसी लूपहोल का फायदा उठाकर इन्हीं पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा देता है और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। हेमंत जानता था कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, मगर स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी और तेज दिमाग होने के कारण हेमंत जल्दी स्टॉक मार्केट की सारी बारीकी को समझ गया था। हेमंत को रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अलग अलग बैंक की ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट करता है और उन्हें पैसे खिला के फेक बैंक रिसिप्ट यानी फेक बीआर इशू करना शुरू करता है, जिसको वो लेंडर बैंक को दे के उनसे पैसा लेता है। अब उसी पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा के वो प्रॉफिट कमाना भी शुरू करता है। 2 हफ्ते के बाद लेंडर बैंक को वो अपना पैसा लौटाता है और वो उसी फेक बीआर को अपने पास रख लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे हेमंत बैंक का पैसा यूज करके स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेट करता है और स्टॉक को हाई वैल्यू में पहुंचा देता है। वो अलग अलग कंपनीज को कांटेक्ट करता है जिनका शेयर्स के वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम था, और अपना पैसा यूज करके उनके शेयर्स के वैल्यूज को बढ़ा देता है, जिससे उसके साथ साथ उस कंपनी को भी फायदा होता है। ऐसे ही हेमंत एनसीसी नाम की एक सीमेंट कंपनी की शेयर्स, जिसके वैल्यू 200 रुपया था, उसे कुछ ही महीनों में 9,000 रुपया तक पहुंचा देता है। बैंक से मिला हुआ पैसा हेमंत हेवीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया, जिससे शेयर्स की प्राइस बढ़ने लगी और स्टॉक मार्केट में एक तेजी आ गई।
तेजी का माहौल देखकर अब लोग भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे तेजी का माहौल और भी ज्यादा बढ़ गया और शेयर्स की वैल्यू बढ़ती ही गई। अब इससे होता यह है कि हेमंत अनगिनत पैसा कमाता है और उसका नाम पूरे देश में छाने लगता है। न्यूज़पेपर्स, टीवी, हर जगह सिर्फ उसके ही चर्चे हो रहे थे। लोग भी हेमंत को अपना हीरो समझ रहे थे क्योंकि उसके एक टिप से उनका पैसा डबल हो जाता था। इस तरह प्रिया के पापा प्रिया की शादी हेमंत से करने के लिए राजी नहीं थे क्योंकि हेमंत था तो एक दलाल ही, मगर हेमंत पैसा दिखा के उन्हें कन्विंस कर लेता है और उसकी और उसके भाई की शादी एक साथ में ही हो जाता है। इसके बाद हेमंत को दिल्ली से एक मिनिस्टर का बेटे से कॉल आता है जिसका नाम था संजीव, और उसे मिलने के लिए वो दिल्ली बुलाता है। संजीव बोलता है कि उसका एक टेलीकॉम कंपनी है और जैसे ही हेमंत ने बाकी कंपनीज का मदद किया है वैसे उसे भी अपने कंपनी के लिए मदद चाहिए। हेमंत हेल्प करने मान जाता है, मगर बदले में वो संजीव को पॉलिटिकल सपोर्ट मांगता है ताकि अगर उसे कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल सके। सब कुछ सही जा रहा था, मगर हेमंत का ईगो और पैसा कमाने का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो इंडिया का पहला बिलियनर बनना चाहता था, इसीलिए वो किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहता था। अब ये सब के बीच में टाइम्स इंडिया नाम की एक न्यूज़पेपर की रिपोर्टर मीरा राव को हेमंत की स्टोरी के बारे में पता चलती है। वो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करती है, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि हेमंत को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहां से मिल रहे हैं। इसलिए वो उसके नाम से पेपर में कुछ आर्टिकल छापने लगती है, जैसे कि हेमंत को फंड अंडरवर्ल्ड से मिल रही है, जिसे पढ़ के हेमंत उसे कांटेक्ट करता है और एक इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान मीरा हेमंत को फंड्स के बारे में पूछती है, मगर हेमंत चालाकी से देश का नया फ्यूचर का उम्मीद दिखाकर मेन मुद्दा को अवॉइड कर देता है। इसी बीच हेमंत के ऑफिस में सीबीआई का रेड होता है क्योंकि उन्हें भी फंड्स का कोई सोर्सेस नहीं मिल रहा था, मगर बीरेन उन्हें भी रिश्वत देकर चुप करा देता है। अब हेमंत बैंक के बीच में पैसों को ऐसे अदला बदली कर रहा था कि एक बैंक को नहीं पता होता है कि वो किस बैंक पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरे बैंक को भी नहीं पता कि वो किस बैंक से पैसा ले रहा है। ये सब के बीच में एक बार जब हेमंत अपने फैमिली के साथ एक होटल में डिनर कर रहा होता है तब उसे एनबीआई बैंक से वेंकटेश्वर का कॉल आता है, जो बोलता है कि बैंक को पता चल गया है कि उसका पैसा मिसिंग है और 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि 565 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। उसे किसी तरह जल्द से जल्द पैसा लौटाना होगा, नहीं तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब ये सुन के हेमंत सोच में पड़ जाता है। हेमंत को समझ नहीं आ रहा था कि सारी चीजें इतने सिस्टमेटिकली करने के बाद भी बैंक को किसे पता चल सकती है। मतलब हो ना हो उसके ऑफिस में या आसपास कोई ऐसा है जो उसका इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। इसी बीच एक रात जब मीरा एक लोकल ट्रेन से जा रही होती है तब एक रैंडम लड़की उसे एक एनवेलप देके चली जाती है, जिसके अंदर था उसके लाइफ का सबसे बड़ा टिप, वेंकटेश्वर। मीरा को समझ आ चुका था कि यह आदमी ही हेमंत की तिजोरी की चाबी है। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता चल जाती है कि एनबीआई बैंक से 565 करोड़ गायब है। अब वेंकटेश्वर अपना सामान बांध के भागने वाला होता है, मगर उससे पहले मीरा वहां आ जाती है और खुद को बैंक की वकील बताती है और उसे सारी बातें बताने बोलती है ताकि वो उसकी मदद कर पाए। वेंकटेश्वर बताता है कि हेमंत बैंकिंग सिस्टम की वीकनेस का बहुत फायदा उठाया है। उसके हिसाब से बैंक ए लोन देता था बैंक बी को हेमंत के थ्रू। जब पैसा लौटाने का टाइम आता था तब हेमंत बैंक सी से लोन लेके बैंक बी को देता था और फिर बैंक डी से लोन लेके बैंक सी को देता था। ऐसे ही हेमंत बैंक्स के बीच में पैसा रोटेट करता था। मगर गलत ये नहीं है कि वो पैसा रोटेट करता था, गलत ये है कि वो सारे पैसों को लेके स्टॉक मार्केट में लगा देता था और शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज करके उसे काफी प्रॉफिट कमाता था, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। ये सब कुछ लाख से शुरू हुआ था, मगर उसका लालच धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि अभी उसे 565 करोड़ बैंक को लौटाना बाकी है। अब मीरा ये सब इन्फॉर्मेशन को लेकर एक रिपोर्ट रेडी करती है और नेक्स्ट डे की न्यूज़पेपर में हेमंत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है, जिससे पूरे देश में हलचल मच जाती है। जो लोग हेमंत को हीरो समझ रहे थे वो लोग उसके पुतले जलाने लगते हैं। हेमंत ये मुसीबत से बचने के लिए संजीव को कॉल लगाता है, मगर उसका असिस्टेंट संजीव अब्रॉड में है बोल के कॉल काट देता है। हेमंत मीरा को भी बुला के धमकाता है कि जिसने भी उसका ये इन्फॉर्मेशन दिया है उसका नाम बताने के लिए, मगर मीरा बताने से मना कर देती है। अब सीबीआई हेमंत के घर और ऑफिस में रेड कर देता है और उन्हें काफी सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलते हैं जो लोगों की होश उड़ा देती है। सारे हिसाब करने के बाद पता चलती है कि हेमंत ने 5000 करोड़ का घोटाला किया है। अब हेमंत और उसके भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उनके ऊपर मुकदमा चलती है। ये केस 111 दिन तक चलता है, जिसके दौरान उसे 70 अलग अलग ऑफिसर्स इंटरोगेट करते हैं, मगर उन्हें कोई भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, जिसके बाद उसे बेल मिल जाती है। बेल से बाहर आते ही हेमंत सिटी के सबसे बड़े वकील से मिलने जाता है, जिनका नाम था अशोक मिर्चंदानी। हेमंत उन्हें समझाता है कि उसने कोई भी घोटाला नहीं किया है, उसने बस सिस्टम और लॉ के ग्रे एरिया को ढूंढ के उससे पैसा कमाया है और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। और वो सिर्फ अकेला नहीं, उसके थ्रू साधारण आदमी के साथ साथ पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन सब पैसा कमाए हैं। और जब वो आज पकड़ा गया है तो सब लोग मिलकर उसे सूली में चढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद वो अशोक को कुछ ऐसा बताता है
जिसे सुनने के बाद अशोक कहते हैं कि अगर तुम ये बात कैमरा के सामने बोल दोगे तो ये अभी का सबसे बड़ा खुलासा होगा। इसके बाद वो लोग ताज होटल में एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिससे पहले उन्हें कुछ पॉलिटिशियंस और सीबीआई ये करने से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर हेमंत किसी का भी बात नहीं सुनता। प्रेस मीटिंग में अशोक एक बहुत ही बड़ी बात रिवील करते हैं कि 1 नवंबर 1991 में संजीव ने हेमंत को कॉल करके 1 करोड़ रुपए अरेंज करने बोलता है। हेमंत एक बैंक से 52 लाख विड्रॉ करता है और अपने से बाकी पैसा मिला के दिल्ली पहुंचता है। अशोक बताते हैं कि ये पैसा और किसी के लिए नहीं बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर के लिए रिश्वत था। प्राइम मिनिस्टर को भी पता था कि हेमंत क्या करता है, मगर वो भी चुप रहे। इसका मतलब ये है कि देश का प्राइम मिनिस्टर भी स्कैम में शामिल है। अब ये चीज रिवील होने के बाद पूरे देश में लोग भड़क जाते हैं और रास्ते पर उतर आते हैं। पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने बोलता है, मगर जैसे कि यहाँ होता है, प्राइम मिनिस्टर अपना पॉलिटिकल पावर्स यूज करके हेमंत के द्वारा लगाए गए सारे आरोप को झूठा साबित करते हैं और उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। अब इसके बाद होता यह है कि हेमंत के ऊपर कुल मिला के 27 झूठे केस फाइल किया जाता है, जिसमें नारकोटिक्स वगैरह भी था, जिसका नाम हेमंत ने कभी सुना नहीं था। अब ये सब के बीच में हेमंत के भाई बीरेन एक बड़ा खुलासा करता है कि वो गद्दार और कोई नहीं बल्कि वो खुद था जिसने मीरा को सब इन्फॉर्मेशन दिया था। वो उसकी बड़े भाई की ईगो और रफ्तार से इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो उसे रोकने के लिए मीरा का हेल्प लिया था, मगर मीरा उसका हेल्प करने के बजाय उसके खिलाफ एक आर्टिकल ही छाप दिया। उसी रात हेमंत मीरा को मिलने के लिए बुलाता है और उसके ऊपर एक बुक लिखने बोलता है, क्योंकि वो चाहता था कि लोगों को उसकी स्टोरी के बारे में पता चले कि उसने कोई भी घोटाला नहीं किया था, बल्कि वो एक नया और डेवलप्ड भारत का सपना देखा था। फिर उसके बाद उसे 5 साल की सजा हो जाती है, जिसके दौरान पॉलिटिशियंस अपना पावर्स यूज करके उसके जेल के अंदर ही मार डालते हैं और उसे हार्ट अटैक साबित कर देते हैं। अब इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर 2020 की दिखाई जाती है, जहां मीरा एक बिजनेस स्कूल में अपना नया बुक द बिग बुल को लेकर एक स्पीच दे रही होती है, जो कि हेमंत के जीवन के ऊपर ही आधारित था। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी द बिग बुल की पूरी कहानी। पर्सनली मुझे मूवी डिसेंट लगी। अभिषेक बच्चन और बाकी किरदारों ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग किया है, मगर स्कैम 1992 वेब सीरीज के सामने ये मूवी थोड़ी फीकी लगती है। बट एक बार इसे आप जरूर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।